नमस्कार दोस्तों सोचिए अगर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत रखने वाला देश अमेरिका अपने किसी दुश्मन देश के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने के विकल्प पर अगर विचार करने लगे तो क्या होगा। क्या इसका असर सिर्फ उस देश तक सीमित रहेगा? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरा मिडल ईस्ट एक बड़े संकट में फंस सकता है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तेल की कीमतों से लेकर के दुनिया की अर्थव्यवस्था तक दिखाई दे सकता है। और इसी वजह से आज की खबर बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्टिंग के बाद ये सवाल चर्चा में है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ, जी आपने सही सुना, ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ समझा देता हूं दोस्तों कि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि ट्रंप ने ईरान पर परमाणु हमला करने का फैसला कर लिया है। यानी कि रिपोर्ट में एक संभावित विकल्प की बात है, अंतिम फैसले की नहीं। और दोस्तों इस तरह के जो भी फैसले होते हैं उसका डंका नहीं पीटा जाता है। इस तरह के हमले सरप्राइज़ हमले होते हैं। कोई हमले इस तरह से नहीं होते कि भैया अमेरिका बोलेगा ईरान से मे आई कम इन सर, हमला कर दूँ सर, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अब इसके बाद ये सवाल है कि फिर परमाणु हथियार की बात आई कहाँ से? अगर केवल एक संभावित चर्चा हो रही तो उसने रिपोर्ट में आखिरकार ये पब्लिश कैसे कर दिया? इस बात को हम समझेंगे इस छोटे से वीडियो में आसान भाषा में कि आखिरकार खबर किस तरह से फैली। तो बस खबर एक्चुअली परमाणु हमले की नहीं है, लेकिन परमाणु विकल्प की चर्चा अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत भी है, एक बहुत बड़ा डर भी है, एक बहुत बड़ा टेंशन कार्ड भी है। अगर ये इस्तेमाल हुआ तो सोचिए हमारी कितनी बुरी हालत होगी। सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हो जाएगा बाधित, 100% बंद हो जाएगा। और हमारे पास जो क्रूड ऑयल का स्टोरेज है वो पहले से ही बहुत 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 कम है अन्य देशों के मुकाबले। विश्व गुरु का स्टोरेज बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमला अगर हुआ तो ये तपिश जो ज्वालामुखी में तब्दील हुई है ना, ये ज्वालामुखी से भी और भी अधिक विकराल रूप धारण कर सकती है जंग। दोस्तों अमेरिका को डर है कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर सकता है, क्योंकि इसके पास दोस्तों ईरान के पास में यूरेनियम का संवर्धन काफ़ी हद तक अब उस कह सकते हैं टारगेट तक पहुंच सकता है बहुत ही जल्द, बहुत ही चंद महीनों बाद, कि वो अपने खुद का बना एक परमाणु हथियार बना सके। और अमेरिका को यही डर है कि बिना परमाणु हथियार वाले देश ईरान ने, इतनी छोटे से देश ने मेरे अगर दांत खट्टे कर दिए, अगर ईरान के पास में परमाणु हथियार आ गया तो वो कहीं वो इसका इस्तेमाल अमेरिका या फिर इजराइल के ऊपर ना कर दें। ये डर अमेरिका को स्टार्टिंग से सताया जा रहा है। इसलिए कि ईरान का कहना यह है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है और वो अमेरिका दबाव के आगे आसानी से झुकने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ अमेरिका ये कहता है कि ईरान को परमाणु हथियार हम लोग नहीं बनाने देंगे, और ईरान कहता है कि अमेरिका दबाव हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, और टकराव की जड़ ना यही परमाणु हथियार है। यानी दोनों देशों के बीच में भरोसा बहुत कम है, और जब भरोसा कम हो जाता है ना कि इन दो देशों के बीच में, तो एक छोटी सी घटना भी एक बड़े संकट में तब्दील हो जाती है। और यही मंजर हमको साफ साफ ईरान और अमेरिका के साथ में रिश्तों में दिखाई दे रहा है। और दोस्तों एक बात हमको ध्यान रखना है कि ईरान की कुछ परमाणु सुविधाएं जिनसे परमाणु हथियार बनता है, ठीक है, यूरेनियम का जो संवर्धन है वो आज भी ज़मीन के काफ़ी नीचे बनाया गया है उसका स्टोरेज। और ईरान का मकसद भी यही है कि सामान्य हमले से इन्हें आसानी से नुकसान ना पहुंच सके। उसने पहले से ही प्री प्लान कर रखा था, क्योंकि इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर के कई बार इसके इस तरह के परमाणु ठिकानों पर इसने हमला किया है, लेकिन ईरान का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि हमले केवल ज़मीनी स्तर तक मौजूद होते हैं, ज़मीन की गहराई तक जा कर के डैमेज नहीं कर पाते हैं। और अब अमेरिकी रणनीतिकारों के सामने एक मुश्किल सवाल हो सकता है यही कि अगर हम ऐसे बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं तो हम ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। अगर हम परमाणु हथियार का प्रयोग करते हैं तो ज़मीन के नीचे तक कंपन होगा, नीचे तक एक तरह से बहुत बड़ा मौत का कोहराम मच सकता है, इसका संवर्धन हम समाप्त कर सकते हैं। अगर किसी बेहद गहरी भूमिगत सुविधा को सामान्य बमों से पूरी तरह से नष्ट करना मुश्किल होता है तो फिर आखिरकार क्या किया जाए? दोस्तों यहीं से न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल की चर्चा जैसी बेहद गंभीर बातें सामने आती हैं। लेकिन यहाँ एक बात आप अगेन ध्यान रखिएगा कि किसी सैन्य विकल्प पर चर्चा होना और इस विकल्प को वास्तव में ज़मीनी स्तर पर इस्तेमाल करना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। यहाँ चर्चा का मतलब फैसला नहीं होता है, लेकिन जब चर्चा परमाणु हथियार की हो
तो दुनिया का ध्यान केंद्रित होना स्वाभाविक है, लाजमी है। वैसे दोस्तों परमाणु हथियार सामान्य हथियार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, लिटिल बॉय फैट मैन, 2 परमाणु बम का अमेरिका ने इस्तेमाल किया था इन जापान के दोनों स्थानों पर। और उसका कह सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट हमको 2026 में भी देखने को मिलता है। यहाँ जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो नए नए नवजात जो बच्चे उस एरिया में हिरोशिमा नागासाकी में जो जन्म लेते हैं, आज भी काफ़ी सारे बच्चे हैंडीकैप होते हैं। सोचिए 1945 की घटना है और आज चल रहा है 2026, इतने सालों बाद भी उसका हमको नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर दोबारा से परमाणु हथियार इस्तेमाल हुआ तो सोचिए क्या होगा। थिंक अबाउट इट। दोस्तों ईरान शायद चुप बैठ करके इसे स्वीकार नहीं करेगा, ये बात तो बिल्कुल तय है। या अमेरिका के सीधे सैन्य ठिकानों या क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई अब ईरान कर सकता है, क्योंकि ये जो हवा फैल रही है ना कि भैया परमाणु हथियार को लेकर के चर्चा हो रही है वगैरह वगैरह, और जो न्यूज़ मीडिया में जो आई है सामने, तो इसको लेकर के ईरान भी काफ़ी सारी अपने मंथन कर रहा होगा, अपनी हाई लेवल मीटिंग कर रहा होगा। दोस्तों यहीं से युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा पैदा हो चुका है, यानी कि शुरुआत अमेरिका और ईरान से हो सकती है। या तो ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करेगा, फिर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें दूसरे देश भी साथ में खिंच सकते हैं, मतलब गेहूं के साथ घुन भी पीस सकता है। इजराइल, खाड़ी के देश, इराक, सीरिया और यमन जैसे क्षेत्र पहले से ही इस तनाव के आसपास मौजूद हैं। उन देशों का क्या होगा? अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर बाधित हो गया तो हम जैसे देशों का क्या होगा? हमारे पड़ोसी देशों का क्या होगा? थिंक अबाउट इट। दोस्तों एक देश पर हमला शुरू हो सकता है, लेकिन मिडल ईस्ट में युद्ध की आग अक्सर सीमाएं नहीं पूछती हैं, वो आग अन्य देशों को भी अपने आगोश में भर लेती हैं। चलिए अब समझिएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वैसे ये एक समुद्री संकर रास्ता है जिसकी चौड़ाई है 32 किलोमीटर के आसपास, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि मिडल ईस्ट से दुनिया के कई देशों तक तेल और गैस की जो सप्लाई होती है वो समुद्र के रास्ते इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसलिए अगर यहाँ जहाज़ की आवाजाही लंबे समय तक बाधित हुई, अगर रुकती है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, बल्कि तेल की कीमत बढ़ सकती है, शिपिंग कॉस्ट महंगी हो सकती है, इंश्योरेंस महंगा हो सकता है और दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर एक दबाव बढ़ सकता है। यानी कि नक्शे पर छोटा रास्ता, लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता ये तय करता है, एक बहुत बड़ा रास्ता ये तैयार करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हॉर्मुज़ में सिर्फ जहाज़ नहीं चलते हैं, यहाँ से दुनिया की ऊर्जा अर्थव्यवस्था भी चलती है। और हॉर्मुज़ के नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो हॉर्मुज़ के एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ क्या है? ओमान है, राइट। और जब ईरान के द्वारा ये रास्ता बाधित हुआ था तो कई शिप ने ओमान के करीब वाले स्थान का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ईरान ने उन जहाज़ों के ऊपर भी बमबार्डिंग करी थी, क्योंकि ईरान का साफ साफ ये कहना है कि इस रूट पर जी हाँ मेरा दबदबा है, मेरा कब्जा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। जो मैं रास्ता तय करूँगा शिप के लिए, उनको उसी रास्ते से गुजरना होगा। अगर उन्होंने कोई भी नया रास्ता तय करा तो वो अपने सामान के यात्री खुद जिम्मेदार है। अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का कहना यही था। यानी कि एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है, दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर खड़ा है, और बीच में जो ओमान है वो बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि भैया अमेरिका थम जाओ, जो अपने ब्लॉकेड लगा रखा है उसको प्लीज़ अपना हटा लो, ठीक है। और ईरान थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तुम भी करो, क्योंकि तभी शांति समझौते हो सकते हैं। लेकिन इस समय ईरान और अमेरिका दोनों ही अंगत का पैर बने हुए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कोई बिल्कुल तैयार नहीं है। और अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, क्या ओमान सिर्फ बातचीत करा रहा है या इस पूरे संकट में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक खिलाड़ी बन चुका है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान से हमें कुछ उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान इस सीज़ फायर को लेकर के खरा नहीं उतर पाया है। और केवल ओमान एक ऐसा देश है जिसकी मैक्सिमम देश सुनते हैं। ना तो ओमान इस समय ईरान के साथ में है, ना इजराइल के साथ में है, ना ही इस समय अमेरिका के साथ में है। लेकिन ओमान कह सकते हैं कि घर का एक तरह से मुखिया होता है ना, घर का एक बड़ा बुजुर्ग होता है, वो जो बोलता है, जो जूनियर लोग होते हैं आराम से उसकी बात को मान लेते हैं। तो वैसे ही इस समय मिडिल ईस्ट में जो हमारा दादा परदादा के जो रूप में दोस्तों वो है आपका ओमान देश। अब ओमान की बातों को कौन तरीके से मानेगा, या फिर लोग दोनों ही अपने अहम पर अड़े रहेंगे और ओमान की बातों को भी कर देंगे नज़रअंदाज। इसके लिए वो करना है थोड़ा सा और इंतज़ार, लेकिन कहीं उससे पहले ये ना हो जाए कि अमेरिका
परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर ले ईरान के ऊपर, फिर क्या होगा? फिर तो यही होगा कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और अब इसी माहौल के बीच में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक की मुलाकात की खबरें भी सामने आई हैं। दोनों नेताओं के बीच में चंद घंटों पहले क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। अब इसे लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। क्या दोनों देश जो हॉर्मुज़ का संकट है, इस संकट पर कोई एक नया रास्ता खोज रहे हैं? और दोस्तों ये बात संभव है क्योंकि नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा इन लोगों को। मुलाकात हुई है, लेकिन इसके पीछे क्या एजेंडा था उसकी क्लैरिटी अब तक नहीं हो पाई है। मतलब कि इसका जवाब अभी दरवाजे के पीछे है जहां ये मीटिंग हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं गाज़ा की। जी हाँ, गाज़ा। अब आप ये सोच रहे होंगे भैया कि ईरान की कहानी में ये गाज़ा कहाँ से टपक गया, लेकिन मिडल ईस्ट की राजनीति में ये सारे मामले ना एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। सो गाइस, गाज़ा में इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। ये भी दोनों अंगत का पैर बने हुए हैं, इजराइल भी और हमास भी, जबकि हमास ने काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। तो गाइस, अमेरिका की तरफ से शांति और जो समझौते की बात हुई थी जिसमें 15 पॉइंट रखे गए थे, हमास उस बातों को मानने के लिए तैयार था, लेकिन इजराइल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। शायद इजराइल चाहता है कि यहाँ पर गाज़ा का जंग लंबे समय तक चले। दूसरी तरफ ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि अगर हमास अपनी शर्तों पर सहमत नहीं होता है तो इजराइल को आगे सैन्य कार्रवाई के लिए समर्थन मिल सकता है। लेकिन हमास तैयार है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन इजराइल तैयार नहीं है। यानी कि सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो शांति की बात हो रही है, दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला रखा हुआ है इन लोगों ने। तो आखिरकार शांति समझौते कैसे हो पाएंगे? कम से कम जंग की स्पीड तो कम कर लो, कम से कम जंग तो बंद कर लो। और इजराइल ने खुल के ये कहा है कि ये जंग समाप्त नहीं होगी, हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी उलझन है। शांति की मेज़ पर बातचीत और दूसरी तरफ युद्ध का विकल्प ओपन है, बम्बार्डिंग चल रही है। और मिडल ईस्ट की राजनीति की सबसे बड़ी पहेली आज यही है कि ये पहेली सुलझेगी कब? सुलझेगी भी, अब ये पहेली और अधिक समय के साथ उलझती रहेगी। चलिए वापस आते हैं ईरान की तरफ। दोस्तों, क्या ट्रंप वास्तव में ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं? अभी इसका जवाब पक्के तौर पर हमारे पास नहीं है, और यही बात हमें समझनी चाहिए। टेलीग्राफ जैसी रिपोर्ट में किसी संभावित विकल्प की चर्चा होना एक बात है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का वास्तव में परमाणु हमला करने का आदेश देना ये एक दूसरी बात है। और इन दोनों को एक जैसा समझना ये हम सबकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हो सकता है कि परमाणु विकल्प की चर्चा सिर्फ ईरान पर एक दबाव बनाने की कोई ट्रंप की कोई निंजा ट्रिक हो, क्योंकि ट्रंप कई बार कमज़ोर देशों के ऊपर अपना दबाव बनाने के लिए इस तरह से धमकी देता है, लेकिन कई बार उसकी धमकी जो होती है वो गीदड़ भभकी में तब्दील हो जाती है। ये आपको अच्छे से पता होगा, कई बार आपने इसके ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये भी संभव है कि अमेरिकी रणनीति में कई सैन्य विकल्पों पर चर्चा चल रही हो। सीधे हम सोच रहे कि परमाणु हथियार को लेकर के मीटिंग हुई है, नहीं, क्या पता उससे पहले भी कुछ कदम उठाए जा रहे हों। लेकिन जब तक आधिकारिक और विश्वसनीयता पुष्टि नहीं होती है तब तक किसी एक संभावना को अंतिम सच नहीं कहा जा सकता है, और अंतिम सच मान लेना एक बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात हम सबको अच्छे से ध्यान रखनी है कि परमाणु विकल्प की चर्चा को हल्के में लेना भी सही नहीं होगा, क्योंकि युद्ध में ना एक पक्ष सोच सकता है कि वो सिर्फ दबाव बना रहा है, निंजा ट्रिक चल रहा है ईरान के ऊपर, और दूसरा पक्ष इसे सीधा हमला समझ सकता है। और फिर क्या करेगा ईरान ने अगर हमला कर दिया तो दूसरी तरफ से भी हमला होगा। तो सोचिए क्या मंजर होगा मिडल ईस्ट के अंदर। देखते ही देखते बातचीत का रास्ता 100% हमेशा के लिए बंद हो सकता है। और यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका, ईरान और हॉर्मुज़ पर है। और आने वाले दिनों में 3 चीज़ों पर ख़ास नज़र रखिएगा आप सब भी। क्या? पहली खबर ये कि अमेरिका क्या करता है, ईरान का क्या जवाब आता है, और हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही सामान्य होती है या फिर 100% स्टॉप हो जाती है। क्योंकि याद रखिएगा कि युद्ध शुरू करना एक फ़ैसला हो सकता है, लेकिन युद्ध को रोकना हमेशा आसान नहीं होता है। उसके बीच में आती है दोनों देशों की एक बहुत बड़ी ईगो, एक बहुत बड़ा अहंकार, एक बहुत बड़ा अहम कि हम क्यों झुकें। अगर हम झुक गए तो वैश्विक स्तर पर हमारी छवि पर कितना बड़ा बट्टा लग सकता है। दोस्तों, आज मिडल ईस्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम क्यों झुकें। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्या अमेरिका और ईरान बातचीत के रास्ते पर लौटेंगे, या ये तनाव एक ऐसी दिशा में जाएगा जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी तबाही बन सकती है, एक बहुत बड़ी समस्या बन सकती है।
दोस्तों मिडिल ईस्ट में इस वक्त ना सबसे ख़तरनाक हथियार सिर्फ मिसाइल नहीं, सबसे ख़तरनाक दोस्तों चीज़ है एक गलत फ़ैसला। क्योंकि एक गलत कदम, एक गलत फ़ैसले की कीमत सिर्फ 2 देशों को नहीं चुकानी पड़ेगी, केवल ईरान और अमेरिका या फिर इजराइल को नहीं चुकानी पड़ेगी, इसकी कीमत हम सबको भी चुकानी पड़ सकती है। एशिया के मैक्सिमम देशों को चुकानी पड़ सकती है, मिडिल ईस्ट के मैक्सिमम देशों को चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों अब इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से मंथन करिएगा और मुझे कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा कि अगर आपको एक शांति समझौते का कदम उठाना होता इन दोनों देशों को लेकर के, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? अपना हर एक स्टेप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा। सो गाइस मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।